जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश कुमार द साइंस स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात की थी और नील्स बोर के जो ऊर्जा स्तर थे अर्थात जो कोश थी KLMN उसके अनुसार बात की थी और साथ ही साथ ऑफ वोनियम जो कि SPDF कक्षक हैं उसके अनुसार बात की थी। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसका लेवल बहुत ही अच्छा आता है। जैसे कि राजस्थान पुलिस का जो पेपर था वो साइंस को लेके बहुत ही शानदार बनाया था। बी पार्ट जो था उसमें क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था कि सोडियम का विन्यास क्या है और उसका आंसर था 2 8 1 अर्थात K में 2, L में 8, M में 1। अगर आपसे अब SPDF के आधार पर भी पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो और आपको 20 तक याद रखना है, ये कैल्शियम तक याद रखना है। ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस और साथ ही साथ ये बियॉन्ड द सिलेबस भी है। इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। कैल्शियम तक आप याद कर लो, आपका बेड़ा पार है। और जो आपसे तत्वों के यूज पूछता है ना वो भी अधिकतर कैल्शियम तक ही पूछता है, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक पूछता है। और आप देखिए किस प्रकार से हम लोग कैल्शियम तक के केमिस्ट्री में अपने क्वेश्चंस को कैसे कैसे रिपीट करके घुमा घुमा के बहुत शानदार क्वेश्चन अपन प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग अब अपन रुक करते हैं आवर्त सारणी की तरफ। आवर्त सारणी पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ उसकी शब्दावली पर ध्यान देना है। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके सजेशंस मुझे कमेंट के थ्रू बताएं जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छा कर सकूं। अगर कुछ कंटेंट ऐसा है भाई, कुछ क्लास आप मान लीजिए बायोलॉजी की या आपका कोई टॉपिक केमिस्ट्री का कैसा भी अगर आपको समझ नहीं आता है अपने पढ़ाई में, चाहे मैंने पढ़ाया हो ना पढ़ाया हो, अगर आपको कोई टॉपिक है, कोई आपको कंफ्यूजन है, आप घर पढ़ रहे हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो अपनी बना सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आवर्त सारणी की तरफ रुख करते हैं तो उससे पहले समझते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। बच्चों आप किसी साइंस वाले बच्चे से पूछोगे तो सीधा बोलेगा कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अर्थात देखिए ये कोई परमाणु, ये उसका नाभिक, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भाई परमाणु में क्या है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। लेकिन नाभिक में क्या क्या है, नाभिक में इन तीन में से केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। तो बच्चों इस परमाणु में तीनों पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें जो प्रोटॉन है, नाभिक में जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। आज से ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्रमांक नहीं बोलते, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। आप ध्यान रखना, अगर आपसे बोले कि किसी परमाणु में प्रोटॉन 20 हैं तो समझ जाना उसका क्रमांक भी 20 अर्थात वो कैल्शियम है। आपसे बोले कि किसी परमाणु में प्रोटॉन 11 हैं तो समझ जाना कि 11 प्रोटॉन तो 11 ही उसका क्रमांक होगा अर्थात वो सोडियम की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व में प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं तो प्यारे बच्चों तुरंत बोल देना 7 क्रमांक तो 7 प्रोटॉन। तो परमाणु क्रमांक का संबंध किससे है, प्रोटॉनों की संख्या से है, ना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या से और ना ही न्यूट्रॉनों की संख्या से। देखिए, और क्रमांक को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जेड का करते हैं। अब चलते हैं आगे, इतना आप समझ चुके हैं। अब आता है दूसरा शब्द परमाणु भार। भाई बहुत सिंपल शब्द है, भार, वजन। भाई परमाणु का भार परमाणु भार कहलाता है, सिंपल सी बात है। अब ध्यान दो, इसमें 3 पार्टिकल्स हैं। आप मुझे खुद बताओ, प्रोटॉन में मैंने कितना भार बताया था, मास बताया था, 1 AMU, याद करो। और न्यूट्रॉन पे भी कितना बताया था मैंने आपको, 1 AMU। और इलेक्ट्रॉन पे मैंने आपको कोई भार नहीं बताया था, कितना बताया था, 0 AMU। अब बताइए इस परमाणु का जो भार होगा वो क्या इलेक्ट्रॉन के कारण हो सकता है? अरे जब इलेक्ट्रॉन में वजन ही नहीं है तो भार में योगदान कैसे देगा, अर्थात तो योगदान नहीं देगा। योगदान तो कौन दे रहा है, ओनली एक आपका प्रोटॉन, ओनली एक आपका न्यूट्रॉन, 2 इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इसका भार आ जाएगा, निस्संदेह इसका भार आ जाएगा। तो दोस्तों परमाणु भार जो होता है ना वो भार क्या होता है, प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ दो उसका भार आ जाएगा। इतना ध्यान रखोगे। और परमाणु भार को हम लोग किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। देखिए भार को ए से दर्शाते हैं, एटॉमिक वेट इसको बोलते हैं भार को। तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों में न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग को परमाणु भार कहते हैं। इस परिभाषा को ध्यान मत रखो, इसको ध्यान रखो। रीट वाले इसको ध्यान रखो और जनरल साइंस वाले इसको ध्यान रखो कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु भार कहते हैं। देख लीजिए भार ए से दर्शाया तो भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो P बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, N बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका ध्यान रखना है आपको। अगला जो शब्द है शब्दावली का वो आपका अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो प्यारे बच्चों परमाणु का भार परमाणु भार कहलाता है और अणु का भार अणु भार कहलाता है। और परमाणु और अणु में जो डिफरेंस था वो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। देखिए Cl2 क्या है? अणु है, तो Cl2 का भार क्या होगा? अणुभार होगा। HCl क्या है? ये भी अणु है, इसका भार क्या होगा? अणुभार होगा। H क्या है? परमाणु है, इसका भार परमाणु भार कहलाएगा। Cl क्या है? परमाणु है, इसका भार परमाणु भार कहलाएगा। और देखो NaOH अणु है, इसका भार अणुभार कहलाएगा। NaOH किस किस से बना है? एक इसमें Na है, Na का भार परमाणु भार, O का भार परमाणु भार, H का भार परमाणु भार। अर्थात 3 परमाणुओं से क्या बना आपका? एक NaOH बना। तो अर्थात 3 परमाणुओं के भार के योग के बराबर किसका भार होगा? आपका NaOH का भार होगा। आप इतना कह सकते हैं कि ये कोई मकान है NaOH नाम का, इसमें एक Na है, एक O है, एक H है, तो इसका जो पूरा भार होगा वो किस पे डिपेंड करता है? इन तीनों के भार पे डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार से आपका HCl में एक H है, एक Cl है, तो H का भार और Cl का भार जोड़ दो, किसका भार आ जाएगा? HCl का भार आ जाएगा। तो एक अणु का भार क्या होता है? उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी परमाणुओं के भार के योग को आप अणुभार कहते हैं। चलिए आगे ये देख लीजिए, पहले इसको समझिए। अब आता है तत्व का निरूपण, डिनोटेशन ऑफ एलिमेंट। प्यारे बच्चों देखो, मान लीजिए कोई तत्व X है, कोई X तत्व है, उसका परमाणु है। अगर आपसे बोला जाए कि मेरे पास में सोडियम है, सोडियम का कोई परमाणु है, तो सोडियम के तत्व का अपन निरूपण कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल क्या लिया हमने? X लिया, ये X ले लिया। दोस्तों ये Z क्या बताया? परमाणु क्रमांक। A क्या बताया? परमाणु भार। अर्थात तत्व अर्थात परमाणु तत्व के परमाणु के चरण कमलों में तो Z रखो और उसके सर पे रखो भार। जैसे सर पे टोकनी मटका चरी कुछ होती है ना, भार होता है, ऐसे ही सर पे भार क्या? सर पे भार अर्थात A। या तो ऐसे रखो, नीचे आपको रखना है Z, ऊपर रखना है आपको A, या फिर ऐसे रखो, ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। चारों कंडीशंस में कहीं भी आपको देखोगे तो भार नीचे नहीं दिखाई देगा, भार आपको ऊपर दिखाई देगा, ऊपर 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 ऊपर, और जो क्रमांक है वो नीचे 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 दिखाई देगा। लेकिन ऐसा मत कर देना आप A को रख दो Z पे, Z को रख दो A पे, गलत हो जाएगा। तो निरूपण जो होगा वो ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे होगा कि भाई Z यहाँ रख दिया, A यहाँ रख दिया, गलत हो जाएगा। Z यहाँ रख दिया, A यहाँ, गलत हो जाएगा। तो आप क्रमांक को ऊपर तो रखना ही नहीं आपको, ना आपको ऐसे करना है कि X तत्व है, ये Z कर दिया, A कर दिया, ये भी गलत है। निरूपण सही क्या है? निरूपण सही ये है आपका A ऊपर और Z नीचे। देखो भार को ऊपर व क्रमांक को नीचे रखा जाता है। आपसे पेपर में पूछता है कि देखो कैसे पूछता है क्वेश्चन, देखो A B C D क्वेश्चन है कि तत्व का निरूपण कौन सा सही नहीं है, आपको गलत ढूंढना है। गलत ढूंढो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, गलत ढूंढो। देखो ऊपर A नीचे Z सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और इस पे नीचे A है ऊपर Z है, ये गलत हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे चलते हैं। मैं आपको 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 20 तक याद रखना है, हालांकि 30 तक कर लेना हो जाए तो, अगर नहीं होते हैं तो 20 तक याद कर लेना।
पहला टेबल में पहला पॉइंट है एटॉमिक नंबर का, दूसरा एलिमेंट का, तीसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और चौथा एटॉमिक वेट, परमाणु भार। प्यारे बच्चों, ये क्रमांक सब जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से आगे बढ़ता है। एक नंबर पे आपका आता तो H होता है, 2 पे आपका हीलियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, आगे भी हैं। मैं आपको उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल ध्यान रखो 1 से लेके ये 20 तक, वैसे मैंने 30 तक कर रखे हैं, आप 20 तक याद रखो, 20 तक। और एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी आपको क्या सूत्र बताया था, याद करो, ये बताया था कि भार बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर मुझे इन तीनों में से कोई 2 दे दे, मैं क्या 1 निकाल सकता हूं, यस निकाल सकता हूं, या मुझे कोई भार न्यूट्रॉन दे दे मैं प्रोटॉन निकाल लूं, मुझे को प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे दे मैं भार निकाल लूं, भार न्यूट्रॉन दे दे मैं प्रोटॉन निकाल दूं। तो इस प्रकार से 2 दे रखे हों तो हम तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वही यहाँ पे लॉजिक है। क्रमांक तो ऑटोमेटिक दिया हुआ ही है, पेपर में बोलता नहीं है क्रमांक कितना है। सोडियम बोला, समझ जाना 11 नंबर पे है इस टेबल से। आपसे बोला कैल्शियम, समझ जाना 20 नंबर पे, तो 20 क्रमांक हो गया। लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ पे आपको छोटी सी ये करनी है, आपको पढ़ना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन्स की संख्या को याद करने से बेटर है आप उसका भार याद कर लो। बस भार याद कर लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और भार याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि भार जो होता है वो क्रमांक का लगभग डबल होता है। वो कहीं कहीं नहीं होता है, कभी तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। देखो डबल की बात करते हैं, बस H का 1 होता है, 1 क्रमांक तो 1 ही भार। देखो 2 दूनी 4, 3 क्रमांक है तो 6 उसका भार है, और देखो 6 क्रमांक है तो 12 उसका भार है, 7 क्रमांक है तो 14 उसका भार है, 8 क्रमांक है तो 16 उसका भार है, 10 क्रमांक है तो 20 उसका भार है, और देखो 14 क्रमांक है 28 उसका भार है, और 16 क्रमांक है तो 32 उसका भार है, और 20 क्रमांक है तो 40 उसका भार है। ये इसके डबल हैं लगभग। और बीच वाले आप देख लीजिए, बहुत ईजी हैं। हाइड्रोजन का 1, इसका भी 1। देखो 5 का यहाँ पे 10 नहीं है, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए आपका फ्लोरीन 9 नंबर पे है, तो फ्लोरीन का क्रमांक तो 9 है, और भार कितना है इसका, 9 दूनी 18 और 1 19। इस प्रकार से आपका 11 दूनी 22 और 1 23 सोडियम का भार। इस प्रकार से आपका एल्यूमिनियम 13 क्रमांक है, 13 दूनी 26, भार नहीं है इसका, 27 भार है। तो इस प्रकार से देखिए। और आपका ये क्लोरीन, इसका 70 है, आपको इसको 35.5 ध्यान रखोगे इसका, बस इसका आप 35.5 ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। और देखिए पोटेशियम का 19 और इसका 39 है, और बाकी इसका दोनों का 40 है। पर एक बात ध्यान रखिए, अगर आपसे बोले कि बताओ सोडियम का निरूपण क्या होगा, तत्व का निरूपण, आप ये तो समझ गए कि निरूपण ऐसे होता है X Z A इस प्रकार होता है, लेकिन कैसे करोगे भाई। यहाँ पे X बराबर क्या माना हमने, सोडियम माना। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, सोडियम लिखोगे इस प्रकार से, और नीचे कितना लिखोगे, इसका क्रमांक अर्थात Z कितना होता है 11, ऊपर लिखोगे इसका A अर्थात 23। ये सही है इसका, और इसका सही ये भी है 11 23, ये भी सही है इसका, और इसका सही ये भी है 11 23, ये भी सही है, और 11 Na 23 इसका ये भी सही है। ठीक वैसे ही जैसे आपको मैंने इसका निरूपण बताया था वैसे सही है। तो आपको इस प्रकार भी ध्यान रखने हैं, सारे एग्जाम्पल इसके आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आप इस टेबल की सहायता से अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। अब आता है अणुभार। अणुभार की बात करते हैं अपन। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, परमाणु थोड़ी है, अणु है, क्योंकि परमाणु तो इसमें सोडियम है, O है और H है, इनसे मिलकर बना है तो अणु है, तो अणु का भार अणुभार कहलाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार क्या होगा, इसमें सोडियम का भार प्लस O का भार प्लस H का भार। सोडियम का भार कितना है 23, टेबल से देख लो। O का भार कितना है 16, टेबल से देख लो। H का भार 1 है, टेबल से देख लो। टोटल कितना 40। तो NaOH का भार कितना आता है 40। पेपर में पूछता है, पेपर में पूछा है आपसे, बोले NaCl का भार बताओ, तो Na का 23, Cl का 35.5, टोटल कितना 58.5। फिर आपसे बोलता है H2SO4 का भार बताओ, तो H का भार कितना होता है 1, लेकिन H कितने इसमें 2, तो 1 और 1 2 प्लस सल्फर का भार 32, O का भार कितना होता है 16, इतने O इसमें 4, 16 चौकी 64, टोटल करोगे 98 आएगा। KMnO4 का भार, पोटेशियम का भार कितना होता है 39, Mn का भार, मैंगनीज का भार 55, O का भार 16 चौकी 64, 4 है ये,
बराबर 158। एच का भार कितना आएगा? एच का भार 1, सी का भार 35.5 बराबर 36.5। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, C6 H12 O6, एक इसका भार बताओ, एक C6 S6 इसका भार बताओ, एक भार बताओ फिटकरी का बताओ, फिटकरी का सूत्र लिख रहा हूं मैं, Al2 SO4 का होल थ्राइस डॉट K2SO4 डॉट 24 H2O, इसका भार बताओ, तीनों का भार बताओ। इसका भार मजेदार है, इसका भार मैं आपको अभी डिस्कस कर दूंगा या फिर अगले देखता हूं, मैं अभी कर दूंगा। निकाल के देखो, मैं भी निकाल रहा हूं, आप वीडियो पोज करना, पहले आप निकालना, उसके बाद देखना कि आपने सही निकाला है क्या। कार्बन कितने? 6, एक कार्बन का 12 होता है इंटू 6। एच कितने इसमें? 12, तो एक एच का प्लस कर देना, एक एच का 1 होता है तो 12 एच है इंटू 12। ओ का भार कितना होता है? ओ का भार 16 होता है, कितने ओ है इसमें? 6, तो 12 छिंगी 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 छिक्की कितना होता है? 96। अब टोटल करो, 6 2 8 और 2 10, 9 1 10 11 और 7 18, तो 180 भार आता है किसका? आपकी ग्लूकोज का। निकाल सकते हो ना। अब आपका आता है बेंजीन, इसका भार निकालो। कार्बन 6, तो एक कार्बन का 12, तो 6 का कितना होगा? 1 का 12, तो 6 का 12 छिंगी 72 प्लस एक एच का 1, तो 6 का 6, तो कितना आया? बेंजीन का भार आ जाता है दोस्तों 6 2 8 78। अब आओ इस पे, एल्यूमिनियम कितने इसमें? 2, एक का भार कितना होता है? 27, तो 27 इंटू 2, ये लो जी, प्लस सल्फर कितने इसमें? दोस्तों ध्यान दो, मैं आपको इस सूत्र बताता हूं इसके बारे में। देखो, एक मिनट रुको, आप इसको ऐसे समझोगे। सूत्र क्या था? Al2 SO4 का थ्राइस डॉट K2 SO4 डॉट 24 H2O। ये कह रहा है इसमें दो तो Al हैं, दो तो Al हैं, Al SO4 3 हैं भाई, एक SO4 ये रहा, एक SO4 ये रहा, एक SO4 ये रहा। ये बोल रहा है Al2 SO4 का थ्राइस, अर्थात इसमें कोष्टक में जितना भी कोष्टक में ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप कितना है इसमें? 3 है, तो Al2 Al SO4 SO4 SO4, और K कितने हैं इसमें? इसमें K 2 हैं और SO4 इसमें 1 है, और जल कितने हैं इसमें? H2O 24 होंगे। ये कितने होंगे? H2O इस करके 24 होंगे। अब निकालो इसका Al कितने? 2 तो एक का कितना होता है? 27, 2 का कितना आएगा? 27 इंटू 2, ये लो जी, प्लस सल्फेट SO4, एस का कितना होता है? 16, एस का कितना होता है? 16 प्लस ओ का, सॉरी एस का 32 है, क्रमांक 16 होता है इसका, एस का 32, ओ का कितना? 16, ओ कितने इसमें? 4, तो 16 चुकी 64, ये लो जी, 4 2 6 6 3 9, अर्थात एक सल्फेट का कितना आया? 96, तो कितने आएंगे? 3, तो क्या करोगे? 96 इंटू 3 कर दिया, प्लस आइए पोटेशियम कितने इसमें? 2, एक का कितना है पोटेशियम का? 39, 2 का कितना हो जाएगा? इंटू 2, ये सॉरी हाँ इंटू 2 हो गया, सल्फेट दोबारा आ गया, प्लस सल्फेट कितना है? 96 है, प्लस जल का भार कितना होता है? निकालो जल का भाई, एक एच का 1, 2 एच का 2 और 16 2 18, और कितने जलेंगे? 24, तो प्लस कर दोगे 18 इंटू 24, तो ये जो भार आएगा ना, ये भार आएगा फिटकरी का। अपन चलो इसको टोटल करते हैं, इसको सोल्व करो, इसको 18 24 को, 4 8 32, 3 4 कम 3 7, 18 दूनी 36, 2 7 6 13 को 3 को लगी 1 और 4,
ये आया किसका, जल का आया 432। इसको देखो 27 दूनी 54 54 प्लस 3 छिंगे 18 नौतिया 27 और 1 28 88 प्लस इस पे आओ कितना आएगा, दूना में 18 1 2 3 1 7, ये आ गया। ये 96 प्लस के 96 और प्लस के 432। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 2 6 और 2 6 और 2 6 और 2 8 8 और 8 16 16 और 8 24 और 4 कितना होगा 28 का 8 का लगी 2 2 और 3 5 5 और 9 14 14 और 7 21 21 और 8 29 29 और 5 34 का 4 का हासिल लगी 3 3 4 3 7 7 और 2 9 948 आया। तो ये भार किसका है, फिटकरी का भार है। एक बार टोटल देख रहा हूं मैं, 2 6 2 8 8 8 16 16 16 8 24 24 और 4 28 का 8 का लगी 2 2 2 3 और 2 5 5 और 9 14 14 और 7 21 21 और 8 29 29 और 5 34 का 4 से लगी 3 4 3 7 7 और 2 9। ये दोस्तों फिटकरी का भार आ गया। तो इस प्रकार से आप आराम से भार निकाल सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसको निकालो HNO3, चलो निकालो। वीडियो पॉज कर लो, आप निकाल लो, उसके बाद मेरा देखना। H का भार कितना, एक H प्लस N का भार कितना 14 प्लस O का भार 16, कितने O है इसमें 3, तो 14 1 15 प्लस 16 दूनी 32 और 16 48, कितना आएगा करो 5 8 और 5 13 का 3 ऐसे लगी 1 5 और 1 6 63 आ गया। तो इस प्रकार से हम अणु का भार निकाल सकते हैं। पेपर में कई बार पूछा है किस प्रकार से निकालते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये भार निकालना बता दिया और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करवा दिए प्यारे बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन्स की नंबर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन निकालना बता दिया, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना बता दिया। इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। देखो ये कोई परमाणु है, इसमें प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं। अगर मैं आवेश की बात करता हूं, प्रोटॉन में +1 और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है -1, न्यूट्रॉन में कितना होता है 0। अर्थात आवेश की बात करता हूं तो न्यूट्रॉन आवेश में कोई योगदान नहीं देता है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, भार की बात करता हूं, या मैं बोल दूं द्रव्यमान की बात करता हूं, द्रव्यमान में प्रोटॉन पे कितना होता है 1 mu, न्यूट्रॉन पे कितना होता है इस पर भी 1 mu, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 0 mu। अर्थात मास की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन योगदान नहीं देता है। तो ध्यान रखना कि आवेश में न्यूट्रॉन का कार्य या योगदान 0 है और मास में इलेक्ट्रॉन का योगदान 0 है। अर्थात अब मैं बात कर रहा हूं, आवेश की बात करता हूं आवेश की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो की बात चलेगी, न्यूट्रॉन की बात नहीं चलेगी। लो जी, ये कोई परमाणु है, आवेश की बात कर रहा हूं, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। आवेश की बात कर रहा हूं, न्यूट्रॉन की बात मत करो प्यारे बच्चों। अगर इसमें मान लीजिए इसमें 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। अब आवेश बताओ, हम सब जानते हैं एक प्रोटॉन पे मास कितना, आवेश कितना होता है +1 और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है -1। तो प्यारे बच्चों जब इस पूरे परमाणु में 5 प्रोटॉन हैं तो एक प्रोटॉन पे +1 तो 5 पे कितना होगा +5। ठीक वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पे -1 तो पूरे परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन है तो -5 हो गया। तो आवेश जो आया टोटल वो कितना आया 0। मान लीजिए ये परमाणु ये है X, इस परमाणु में 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कितना आएगा इस पे 0। आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, परमाणु को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि इस परमाणु में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया और मैंने इसको इलेक्ट्रॉन को 6 कर दिया,
जैसे ही 6 हुआ तो दोस्तों अब सब समझ जाएंगे कि इसमें 5 प्लस का 5 तो वैसे बस ये -5 नहीं है, एक डालने से कितना हो गया, वो -6 हो गया। तो आवेश कितना आएगा इस पे, कुल आवेश 0 नहीं रहा, अब आ जाएगा इस पे -1। दोस्तों ये माइनस, अब ये 0 नहीं रहा, अब क्या बन गया, ये -1, अर्थात ये इस प्रकार बन जाएगा। आप इसको x -1 लिखो या आप इसको x माइनस करो, बात एक ही है। ठीक है जी। अब देखिए x परमाणु 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, x परमाणु 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, x परमाणु 5 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तीनों कंडीशन देखो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो। 5 प्रोटॉन तो प्लस का 5, प्लस का 5, 5 इलेक्ट्रॉन माइनस का 5 बराबर आया 0, अर्थात इस आवेश क्या होगा, इस आवेश होगा 0। लिखो मत लिखो 0, को दिक्कत नहीं है। इस पे देखो 5 प्रोटॉन प्लस का 5, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस का 6, आवेश कितना आएगा इस पे, आवेश -1। आप इस पे क्या लिखोगे, इस पे -1 कर दो चाहे माइनस कर दो, एक ही बात है। इस पे देखो 5 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन प्लस का 5, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस का 4, आवेश कितना आएगा इस पे, प्लस का 1। आप इसको प्लस करो चाहे +1 करो, बात एक ही है। एक और देखो x, इसमें 5 प्रोटॉन और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, आवेश बताओ क्या आएगा, 5 प्रोटॉन प्लस का 5, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस के 3, आवेश कितना आएगा, देखो टोटल प्लस का 2, अर्थात आपको इस पे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2 करना पड़ेगा। और देखो x, इसमें 5 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, आवेश बताओ, प्लस के 5 प्रोटॉन के कारण और माइनस के 7 इलेक्ट्रॉन के कारण, तो क्या आएगा -2, अर्थात इस x पे क्या जाएगा, -2 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण किसी परमाणु पे आवेश को दर्शाते हैं। अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ, रुक करते हैं, यही टॉपिक है, आगे चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, परमाणु, ये नाभिक, नाभिक में कौन कौन से बताओ कण पाए जाते हैं, हम कहेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आवेश की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए ये गांव है अपना, सभी गांव के हैं, गांव है, ये गांव का बीचों बीच है, भाई मेरा घर गांव के बीचों बीच है, ठीक है, मैं गांव से हूं। और जो घर गांव के बिल्कुल बाहर होते हैं, ये गांव के जो घर है जो बाहर हैं, ये घर है, ये मेरा घर गांव में बीचों बीच है। आप खुद बताओ कि चोरी होने की संभावना ज्यादा कहाँ होगी, गांव के बीचों बीच मेरे घर में या गांव के बाहर जो रोड पे घर है। आप कहोगे सर यहाँ तो चोर घुस नहीं सकता, और घुस गया तो मारा जाएगा, लेकिन चोर यहां से चोरी कर सकता है। ठीक वैसे दोस्तों ये परमाणु है, नाभिक बीचों बीच होता है, इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, और ये जो कक्षक हैं ये बाहर होते हैं, पर्दे की तरफ होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाए यहां से वो आसान है, या प्रोटॉन निकाला जाए नाभिक से वो आसान है। नाभिक से प्रोटॉन नाभिक से इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में होते ही नहीं, तो निकालने के बाद कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कहां से होगी, कक्षकों से होगी। लेकिन दोस्तों प्रोटॉन नाभिक में है, लेकिन कहां, बिल्कुल परमाणु के बीचों बीच, यहां से चोरी करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो ध्यान रखना, कभी भी परमाणु के नाभिक से प्रोटॉन को निकाल मत देना। आप क्या करोगे, चोर करेगा, चोरी करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से लेके जाएगा, अगर डालेगा तो वापस नहीं डालेगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का लेना देना यहां से नहीं है, यहां से ना तो प्रोटॉन निकलते हैं ना इसमें डाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की तो बात ही छोड़ दो। तो प्रोटॉन तो दोस्तों परमाणु में फिक्स रहेंगे। ये 5 में देखो 5 5 5 5 मैंने समय 5 5 फिक्स क्यों रखा है, मैंने इसलिए फिक्स रखा है कि प्रोटॉन से छेड़खानी अपन नहीं कर सकते, प्रोटॉन तो फिक्स है तो फिक्स ही रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कमती बढ़ती ऊपर नीचे कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, मैंने दिए ना 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 की, यहाँ पे 4 की, यहाँ पे 3 की, हमने दोबारा से बढ़ा के 7 कर दिए। हम इलेक्ट्रॉन को छेड़खानी कर सकते, प्रोटॉन से नहीं कर सकते। तो दोस्तों प्रोटॉन को चेंज करके आप आवेश मत लेके आना, ओनली इलेक्ट्रॉन्स की छेड़खानी करके आवेश में चेंज कर सकते हैं, इतना ध्यान रखोगे। अब देखो आपसे पूछा जाए कि बताओ H में, बताओ H+ में और बताओ H- में कितने कितने इलेक्ट्रॉन कितने कितने प्रोटॉन है। वीडियो पॉज कर लेना, फिर सॉल्व करना, उसके बाद प्ले करके फिर देखना क्या आपने सही किया है। दोस्तों हाइड्रोजन नंबर 1 पे तो 1 प्रोटॉन, आवेश कैसा है
जीरो है, आवेश जीरो होगा, एक प्रोटॉन अर्थात प्लस का वन, और आपको जीरो कब मिलेगा, जीरो तब मिलेगा जब प्लस का वन के साथ साथ क्या हो, माइनस का वन हो, तभी जीरो आएगा। अर्थात माइनस वन से मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन भी होगा इसमें। आओ जी, अब बात करते हैं किसकी, H प्लस की। भाई मैं बोल रहा हूं चाहे H प्लस हो, H+2+3 कुछ भी बन जाए, H का तो कचरा बन जाए, पर आपको प्रोटॉन तो उसमें हिलाने भी नहीं है। तो H प्लस वही, प्रोटॉन कितने इसमें, एक, अर्थात प्लस का वन। आवेश कितना है इस पे, प्लस का वन। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, जी नहीं होगा। एक भाई प्लस का वन है, प्लस का वन बराबर में प्लस का वन कब आएगा, कुल आवेश प्लस वन कब आएगा, जब इसमें क्या हो, प्लस वन अंदर है, वही प्लस वन इसका बाहर है, अर्थात इसमें जीरो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जीरो, अर्थात नेगेटिव जीरो होगा तो प्लस वन आएगा, अर्थात जीरो इलेक्ट्रॉन। ऐसी H माइनस देखो, H आते ही समझ जाना प्रोटॉन कितने इसमें, एक प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन से प्लस का वन। अब कुल आवेश कितना है इस पे, माइनस वन है, माइनस वन कब आएगा भाई, आप इसमें प्लस वन एक माइनस करोगे तो जीरो आएगा, अगर आप इसमें दो माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का वन आएगा, अर्थात मतलब क्या इसका, माइनस दो से मतलब है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोस्तों इस H माइनस में एक प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, H प्लस में एक प्रोटॉन और जीरो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और H में, उदासीन H में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस प्रकार से। अब देखिए आपसे कहा जाए कि H प्लस कब बनेगा, बताओ। ये कह रहा है कि H प्लस कब बनेगा, इसका मतलब है कि इस H में उदासीन H है, ये H, ये वाला H है, तो इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इस H में क्या कंडीशन है, एक प्रोटॉन और जीरो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, देखो प्रोटॉन तो छेड़ना नहीं है आपको, प्रोटॉन तो भूल जाओ छेड़ना। ये जो इलेक्ट्रॉन था अब जीरो बचा, अर्थात यहां से निकल गया, तो मान लीजिए ये निकल गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तब क्या आता है, प्लस आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भूलना मत कि इलेक्ट्रॉन को निकालने से, इलेक्ट्रॉन को त्यागने से पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका ध्यान रखोगे, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रॉन के निकालने से क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आपसे बोला जाए कि H प्लस है और ये चेंज हो गया किसमें, H में। अब बताओ भाई ये H प्लस जो है वो ये वाला है, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक प्रोटॉन, ये वाला ना, और जीरो इलेक्ट्रॉन है। अब वो किस में चेंज हो गया, अब वो चेंज हो गया H में, अर्थात एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो जीरो थे वो किस में चेंज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन में, अर्थात इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये ले लिया। भाई इस तीर से पहले वाला जो प्लस आता है ना, वो तो आता है ग्रहण करने वाला, और इस तीर से बाद वाला, ये देखिए इस तीर से बाद वाला आता है त्यागने वाला, तो ये त्यागा है और ये ग्रहण किया है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जैसे ग्रहण किया, तो अब पहले जीरो थे, ग्रहण करने के बाद में वो एक हो गया, इसका ध्यान रखोगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या, ग्रहण करने से नेगेटिव आएगा, बताने वाला हूं। इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या है, पॉजिटिव। अब नेगेटिव की बात कर लो, लो जी, ये H है, ये H किस में चेंज हुआ, H माइनस में। वो कैसे चेंज होगा, इस H में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए भाई, प्लस का वन, माइनस का वन, जीरो आया, अब ये जीरो, प्लस का वन माइनस का दो बराबर कितना आया, माइनस वन, ये माइनस वन रहा। यानी कि यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने, दो इलेक्ट्रॉन, अर्थात एक जब लेगा, एक जब ग्रहण करेगा तो क्या आएगा, एक एक दो, ये दो हो गए, तब इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो H माइनस में कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने, दो इलेक्ट्रॉन, तब जाके कितना आया, माइनस का वन आया, प्लस का वन, माइनस का दो, इस प्रकार से। देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तीर से पहले आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो नेगेटिव आया, इलेक्ट्रॉन त्यागा तो पॉजिटिव आया। अब एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए कोई X है, कोई X है, इस पे पांच प्रोटॉन हैं और 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका ध्यान रखो। एक कंडीशन देखो, मैं बोला X प्लस 3, ये कंडीशन, इस कंडीशन में है ये। अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन देता जाऊंगा,
देखो x प्लस 3, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दूं तो ये किस में चेंज होगा, ध्यान दो भाई। x प्लस 3 है भाई, प्रोटॉन तो इसमें कितने हैं, सेम रहेंगे। यहां पे कितने प्रोटॉन, 5। ये प्लस 3 कब आएगा भाई, ये प्लस के 5 हो गए ना भाई। प्लस के 3 तब आएंगे जब यहां पे कितने होंगे, माइनस के 2 होंगे, ठीक है। तो -2 से मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों ये देखो जी, आपको ध्यान रखना है कि x प्लस 3 जब आएगा जब इसमें 5 तो प्रोटॉन है वो तो ही है, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 2 होंगे। प्लस के 5 माइनस के 2 बराबर कितना आएगा, प्लस के 3 आएगा। अब बोल रहा है अगर मैं इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो क्या बनेगा। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन देने से ये 2 थे, कितने हो गए, ये 3, जैसे 3 होंगे। प्लस के 5 तो ही है प्रोटॉन से, और ये कितने हो गए, एक देने से माइनस के 3 हो गए। अब चार्ज कितना आएगा इस पे, प्लस का 2, ये प्लस का 2 आ गया। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से नेगेटिव आए, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से तो जो ज्यादा पॉजिटिव है ना वो कम पॉजिटिव में चेंज भी होता है। ये प्लस का 3 था, वो प्लस के 2 में चेंज हो गया। अब लो मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं इसको तो किस में चेंज होगा, ये x प्लस का 1 में चेंज होगा। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं, जोड़ दूं तो किस में चेंज होगा ये, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा आपका x में चेंज होगा। इस प्रकार से समझना है आपको। और देखो अब आते हैं आपके आवेश की बात कर रहे थे अपन, आवेश लो। एक तो धनावेश और एक उदासीन न्यूट्रल, एक आपका ऋणावेश। धनावेश मैंने बताया था कोई एक्स एलिमेंट है, जब इलेक्ट्रॉन ताएगा x प्लस 1 एक के त्यागने से बनता है, मैंने बता दिया। वैसे ही उदासीन कब है, उदासीन है कोई x एलिमेंट है, इसमें प्रोटॉन किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तब उदासीन है। नेगेटिव कब होगा, जब आपका ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आपका ये x माइनस 1 बन जाएगा। तो आपके 3 प्रकार के आपके आयन हो गए, एक तो प्लस, एक नेगेटिव और एक आपका न्यूट्रल उदासीन। एग्जाम्पल देख लीजिए। अब भाई आपका जो होता है ना Na प्लस धनायन है, आपका H प्लस भी क्या है, धनायन है, बहुत सारे हैं। Mg प्लस 2 भी धनायन है। उदासीन आपके H उदासीन है, Na उदासीन है। ऋणायन क्या होगा आपका Cl माइनस, F माइनस, H माइनस, ये आपके एग्जाम्पल है ऋणायन के। देखिए यहां से अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब आप इतना ध्यान रखना कि नेगेटिव कब बनता है, पॉजिटिव कब बनता है। भाई इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। एक बात समझिए भाई, ये बताओ रुपा, पैसे जो होते हैं, पैसे को मान लो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पैसे को। भाई जो इंसान पैसे देगा, मान लीजिए मैं आपको पैसे दे रहा हूं, यानी कि मैं पैसे वाला हूं तो मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप पैसे ले रहे हो। दोस्तों जो पैसे लेता है वो ऋणी बन जाता है, कर्जदार बन जाता है। ठीक है, वैसे अगर कोई किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन लिए तो कर्जदार अर्थात ऋणी बन जाता है। मान लीजिए H ने इलेक्ट्रॉन लिया तो H ऋणी बनेगा, उस पर नेगेटिव आएगा। अब H ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक ऋणी, H ने 2 लिया तो 2 ऋणी। दोबारा देख लीजिए, ये आपका H है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, ये H माइनस एक ऋणी। अगर ये मान लीजिए लेता नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन, समझा रहा हूं एग्जांपल, मान लीजिए 2 ले तो क्या बनेगा, ये H माइनस 2 2 ऋणी बन जाएगा। अगर ये H आपका दे दे, जैसे कि मैं किसी को पैसे दे रहा हूं, अर्थात जो धनी होगा ना, जो जिसके पास पैसा होगा, मतलब उसे धनी बोलते हैं, जो धनी होगा वही पैसा दे सकता है, अर्थात रुपए दे सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। H इलेक्ट्रॉन देगा, H ने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो वो किस में चेंज होगा, धन में। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 प्लस आएगा, और 2 देगा तो वो 2 प्लस में आएगा। हालांकि 2 प्लस बनाता नहीं है, फिर भी एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन देने से धन आता है, इलेक्ट्रॉन लेने से ऋण आता है। जैसे पैसा किसी को देते हैं तो हम धनी बन जाते हैं, और जो पैसा लेता है वो ऋणी बन जाता है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर मैं ग्रहण करूंगा तो मेरे पे नेगेटिव आएगा, अगर मैं किसी को दूंगा तो मेरे पे पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखोगे आप। चलते आगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आपको समस्थानिक पढ़ने हैं, और
संभारिक पढ़ रहे हैं, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ रहे हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आज आपको जो मैंने कंटेंट दिया है वह आपको पढ़ना है और इसके लिए आप अपनी रेगुलरिटी बनाए रखें और घर रहें, सेफ रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली वीडियो में आइसोटोप, समस्थानिक, संभारिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, नमस्ते, बाय।